एग्ज़ाम हंटर से जुड़ने के लिए उसके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ पर सारे आपको पेड टेस्ट, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स का टेस्ट, साथ ही साथ क्विज़ वगैरह, फ्री पीडीएफ सब आपको इस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आपको क्या करना होगा कि आपको जाकर टेलीग्राम पर सर्च करना होगा बीपीएससी एग्ज़ाम हंटर, या यूट्यूब के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा। इसको आप ज्वाइन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम हंटर में। मैं आज रजनीश कुमार आप लोगों को IT YouTube पे आज पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब आज ये टॉपिक क्यों, क्योंकि जब भी होता है तो ये टॉपिक क्या न्यूज़ में है या कोई इम्पोर्टेंट है, क्यों। देखिए अभी कहते हैं ना कि जब मेन क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो अब बचे क्या। जैसे अभी देखिए 3 वो पेपर हुआ ना, CDPO ऑडिटर हो, तीनों में एक में श्रीलंका वाला पूछ लिया है, ठीक है। जहाँ पर अभी देख रहे हैं ना क्राइसिस मचा है, फूड सिक्योरिटी वाला। हम सोचिए उसकी मदद के लिए इंडिया को आना पड़ रहा है, और WTO जितना देगा ना उतना अकेले इंडिया बोल रहा है हम फंडिंग कर देंगे। तो इससे पता चलता है हमारा फॉरेन पॉलिसी कितनी मजबूत हो रही है, ठीक है। और इसमें अभी चुपचाप कौन बैठे है, चाइना। कहाँ बैठे हुए, क्योंकि वो सोचता है कि अभी रहने दो, देखने दो ये लोग क्या करता है। तो इंडिया इतना मजबूत हो रहा है, तो अब एक नया ग्रुप बना रहा है जिसका नाम दिया है ITU2, ठीक है। ये एक तरह से कह सकते हैं डिप्लोमेसी है। अगर इंटरनेशनल रिलेशन समझना हो ना सच में, तो आप ना हर गांव के देखिए, एक गांव में क्या होता है, 2 पावरफुल आदमी होता है, मान लीजिए 2 पॉलिटिकल पार्टी या 2 इकोनॉमिक मजबूत होता है, ठीक है। तो एक को USA मान लीजिए, दूसरे को रसिया या चाइना मान लीजिए, ठीक है। तो अभी के कॉन्टेक्स्ट में चाइना मान सकते हैं कि रसिया धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है, और बाकी जो छोटे छोटे उसके जो सपोर्टर होते हैं उसको छोटे छोटे कंट्री मान लीजिए। कुछ कुछ अच्छे सपोर्टर होते हैं, अगर वो हार जाएंगे तो उसके हार जाए, चुनाव हार जाए, या फिर उसकी इकोनॉमी शट डाउन हो जाए। जैसे एग्जांपल USA अभी बहुत हद तक इंडिया पर डिपेंड है कि साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में। पहले किस पे था, पाकिस्तान पे डिपेंड नहीं, मतलब सपोर्ट उसको चाहिए। तो कोई वो चाहिए ना कि वो उस टोला का न्यूज पहुंचा सके। अच्छा उस टोला में क्या हो रहा है, तो उस टोला का न्यूज पहुंचाने वाला कोई ना कोई चाहिए ना, समझ गए। अब आइए ITU2 पर चर्चा करते हैं, क्यों, क्योंकि 3 पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंडिया श्रीलंका पर हो गया खेला, दूसरा खेला आपका रशिया यूक्रेन पर हो चुका है, क्वाड में एक बार पूछा जा चुका है। तो अभी ITU2 ऑप्शन बचता है जो इस पर BPSC के मेंस में पूछ सकता है, इसीलिए इस पर एक टॉपिक पर बना रहे हैं। और आप लोग को जो भी चाहिए टॉपिक जो आपको इम्पोर्टेंट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, उस पर हम लोग वीडियो जरूर बनाने की कोशिश करें, ठीक है। अब ये 4 कंट्री का अर्थ क्या हो, I2, हम भी डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। हम यू मतलब UAE और इजराइल, I2, I मतलब इंडिया, I मतलब इजराइल, ठीक है। U मतलब USA, U मतलब UAE, 4 को मिलकर ITU2। ये सब जो कॉन्सेप्ट चला है ना, ये ज्यादा कॉन्सेप्ट कब से आया जानते हैं, जब से हमारे न्यू गवर्नमेंट आई है ना। शब्दों का खेल ऐसा होता है ना, आप ऐप देखिएगा तो लिखा है संवाद है, प्रोत्साहन ऐप, दृष्टि ऐप, चाहे कुछ भी फुल फॉर्म हो, नाम उसी टाइप से दिया जाएगा ताकि लगे कि हिंदी भाषा क्षेत्र से मिला हुआ है। उसी तरह से ITU2 भी एक लगता है कॉमन जैसा। क्या है भाई ITU2, तो ये 4 कंट्री का शॉर्ट फॉर्म और कुछ नहीं है, ठीक है। अब आइए इस पर चर्चा इतना क्यों, क्योंकि हाल में 2021 में साइन हुआ है, ठीक है, एक अब्राहम रिकॉर्ड, जो कि इजराइल के नाम से आप जानते हैं, ठीक है। इजराइल साइन किया था UAE के साथ, ठीक है। और यही अब्राहम रिकॉर्ड का ही 6 मेन एरिया है, 6 एरिया। कोई भी साइन होता है रिकॉर्ड ना, तो क्या क्या उसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब भी इंटरनेशनल मीटिंग होती है तो 2 प्रकार की मीटिंग होती है। एक मीटिंग में कोई मतलब कि निष्कर्ष नहीं निकल के आता, बस ऐसे फॉर्मली होते गया चलते गया। एक मीटिंग होती है जो बहुत हाईलाइटेड हो जाती है, जिस तरह देखते हैं इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन में क्या होता है, जब इलेक्शन नजदीक आएगा तो जो मीटिंग होगी उसमें कुछ ना कुछ डिसीजन लिया जाता है। और ऐसे जो होती है सेशन चल रही है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, हर साल कांग्रेस सेशन चलती है, लेकिन इलेक्शन के पहले वाला सेशन का बहुत वैल्यू होता है, ठीक है। और इलेक्शन के पहले वाला पार्लियामेंट सेशन का भी वैल्यू होता है। उसी तरह से ये जो ITU2 की जो मीटिंग हुई थी ना, इस सेशन का बहुत वैल्यू था। क्यों, क्योंकि इसमें चारों कंट्री मिलकर कुछ निष्कर्ष निकाले, ठीक है। अब क्या क्या निष्कर्ष निकाले, 6 एरिया है, 6 एरिया पर हम लोग चर्चा करें। देखिए एक छोटा मैप बना दिया, इधर USA हो गया, इधर इजराइल हो गया, इधर UAE हो गया, इधर इंडिया हो गया, ठीक है। अब ये 6 लोग क्या चर्चा कहा कि सबसे पहले देश को अभी क्या जरूरत है, वर्ल्ड को सबसे पहला जरूरत है ना पोवर्टी, जो हंगर, ये सब क्या है, सबसे बड़ा हमारा क्रिमिनल है। और उसको क्रिमिनल को मारने के लिए क्या चाहिए,
खाना चाहिए, तो फूड सिक्योरिटी पर, ठीक है। तो पहला सबसे बड़ा चर्चा हुआ फूड सिक्योरिटी पर, ठीक है। हंगर और पॉवर्टी जैसे क्रिमिनल को मारने के लिए वेपन चाहिए, फूड सिक्योरिटी जैसा, तो इसी पर सबसे पहला चर्चा हुआ, ठीक है। तो इस चर्चे में क्या क्या इस पर पॉइंट निकल के आया, इस पर चर्चा करेंगे। आपको पता है ना कि भारत अभी इतना क्षमता रखता है कि अभी जो अफगानिस्तान वाला इशू आया था, तो मोदी जी ने कहा थे कि WTO हमको आदेश तो दे, हम पूरा अफगानिस्तान को खाना खिला देंगे, हम पूरे इंडिया को 8 महीने तक खाना खिलाए। किस योजना के तहत ये बताइएगा, लगातार राशन कोविड-19 में किस योजना के तहत मोदी जी ने किया था, ठीक है। उस योजना का नाम लिख के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो उसी फूड सिक्योरिटी पर आप देखिए, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, एक खाना और दूसरा सोना, ठीक है। तो सोने के लिए पीस चाहिए, तो पीस का भी व्यवस्था इससे हुई और खाने की भी व्यवस्था हुई। तो पीस का व्यवस्था हुआ किससे, मैरीटाइम सिक्योरिटी से, और खाने का व्यवस्था हुआ फूड से। तो फूड पर क्या चर्चा हुआ, फूड पर चर्चा हुआ, इंडिया बोला हम फूड पार्क बनाएंगे, ठीक है। तो ये चारों कंट्री का योगदान है, कुछ भी काम करेगा तो बोला हम सब कुछ में कुछ ना कुछ योगदान देंगे। जैसे कैसे कोई भी चीज खोलते हैं, दुकान खोलते हैं, तो जो 4 पार्टनर मिलकर खोलते हैं तो सबका कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन होता है। उसी प्रकार से बोला सब अपना अपना स्पेशलाइजेशन दो। तो फूड सिक्योरिटी में इंडिया बोला हम फूड पार्क खोलेंगे, ठीक है। तो ये तो बड़ा तेज है, हमारे फिनांस जो मिनिस्टर है अभी, वो तो चाहते हैं कि कैसे मनी है, GST से तो बहुत आ ही रहा है। पता है इस बार 1.51 लाख करोड़ आई है, GST का हुआ था। तो फूड सिक्योरिटी के तहत फूड पार्क खोलेगा, फूड पार्क खोलेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, स्किल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और बहुत सारा प्रोडक्शन भी होगी। तो यही बोला कोई बात नहीं, हम इसमें 2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो बोला अच्छा, तो ये बोला इजराइल क्या बोलता है, इजराइल बोला कोई बात नहीं, हम क्या दे देंगे आपको, जो टेक्नोलॉजी चाहिए एग्रीकल्चर बोला वो दे देंगे। तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी तो बहुत सारा आपको पता है, ड्रोन ही चाहिए, स्प्रिंकल इरिगेशन चाहिए, बहुत छोटे छोटे चीजें होते हैं। इजराइल बोला हमसे ज्यादा तो एग्रीकल्चर में कोई नहीं, पता ही नहीं इजराइल इतनी छोटी कंट्री होके और इतना बेहतरीन ढंग से एग्रीकल्चर करता है कि जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। और इंडिया का तो ऐसे ही लैंड ऐसे ही बैरन चल जाता है। तो ठीक है, तो वो बोला। USA क्या बोला, USA बोला कि हम अपना साइंटिस्ट दे देंगे, एक्सपर्टीज दे देंगे। आपको पता है ना फूड ये जो आई है ग्रीन रेवोल्यूशन जो आई थी, नॉर्मन बोरलॉग वाला कॉन्सेप्ट उधर के ही थे, ठीक है, मैक्सिको वाले साइड के, ठीक है। तो एक्सपर्टीज में माहिर है USA, पता है क्योंकि बहुत ज्यादा रिसर्च पे खर्चा करता है। हम लोग किस पे खर्चा करते हैं, यूज पे, कंजप्शन पे, इसीलिए हमारे पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। और इसका फायदा क्या होगा, तो हम वेस्ट एशिया का 30% लगभग हंगर को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आइए हमने फूड सिक्योरिटी पर 4 पॉइंट डिस्कस कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए दूसरे पॉइंट पे। दूसरा बोला कि क्लीन एनर्जी पर चर्चा करेंगे। क्लीन एनर्जी में तो समझ एक तरह से रिन्यूएबल एनर्जी। और आज की जो दुनिया है, हम जिस पर अभी पता है इंडिया में सबसे ज्यादा अभी भी डिपेंडेंसी कोयला पे है। ये पता है कि आने वाले 2070 तक कोयला का खत्म ही हो जाएगा, मतलब वैल्यू बहुत घट जाएगी, 10-20% शिफ्ट होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अब अच्छे ग्रेड का कोयला तो हमने कंज्यूम कर लिया, बचा कहाँ उतना, हम कब तक डिपेंड रहेंगे फॉसिल फ्यूल्स पे। कहते हैं ना कि इतना मत दोहन करो किसी का कि वही फिर आपका क्या हो जाए, दुश्मन बन जाए, मतलब कोयला ही दुश्मन ना बन जाए। इसीलिए हम जल्दी से शिफ्ट कर रहे हैं क्लीन एनर्जी। और क्लीन एनर्जी में हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर से हाइड्रो करते हैं, फिर सोलर एनर्जी, ठीक है, हाइड्रोजन एनर्जी, सबकी चर्चा कर रहे हैं। तो क्लीन एनर्जी में क्या क्या करेंगे, तो क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में बोला है कि आप क्या कर सकते हो। तो अभी मोदी जी कॉन्सेप्ट दिए थे पंचामृत, आपको COP26 देखो पंचामृत का कॉन्सेप्ट आया था, तो उसमें क्लीन एनर्जी पर चर्चा चली थी, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा जरूरी है जान बचाने के लिए। अभी पता है आपको मालदीव देखिए, छोटे जो वो कंट्री डूबने पर आ रही है। आपको इंडोनेशिया में क्या हुआ, इंडोनेशिया का ना राजधानी चेंज करना पड़ा है क्लाइमेट, क्योंकि उसका ओशन का लेवल ना बढ़ते जा रहा है, तो कितना खतरा है। तो क्लीन एनर्जी शिफ्ट होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज पर वो करने के लिए। तो इसके लिए हम अपना टारगेट पता है 500 गीगावाट का रख लिया बढ़ा के, क्योंकि हम इतना जल्दी क्षमता से, अब सोचिए इस पे इंडिया को भी विश्वास नहीं था कि हम इतना जल्दी कर लेंगे, लेकिन इतनी तेजी से हो रही है ना सोलर एनर्जी में हम आगे चल रहे हैं, उसके कारण अपना टारगेट भी बढ़ा लिया 500 गीगावाट, जिसमें 175 गीगावाट कोशिश करेंगे सोलर एनर्जी से फुलफिल कर ले। तो पंचामृत कॉन्सेप्ट चर्चा कर ली। तो इसके लिए वो क्या बोला, क्लीन एनर्जी के लिए USA बोला हम टेक्नोलॉजी दे देंगे आपको। ये बोला हम सोलर फ्लोटिंग पार्क लगाएंगे। तो इसमें बोला इजराइल कि ठीक है फ्लोटिंग पार्क लगाइए। विंड एनर्जी का जो आपका ड्रोन होता है ना, वो
पंखा वाला वो सब का जो मशीन चाहिए हम दे देंगे। तो क्लीन एनर्जी भी हो गया। एग्रीकल्चर वाला कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस किए हैं कि एग्रीकल्चर इनोवेटिव मिशन आएगा, ठीक है। उसके तहत क्या होगा कि कैसे हम कोशिश करेंगे कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके, ठीक है, और मिनिमम वाटर कंजप्शन के साथ। तो इस पर एक्सपर्टीज यूएस से बोला कि हम करेंगे, ठीक है। अब आ जाइए स्पेस पे, हर चीज़ को दिखा रहे हैं। 3 एरिया कवर कर लिया, 3 का। स्पेस सबसे बड़ी चर्चा खेले, क्यों पता है? ये जो आप इंटरनेट चलाते हैं तुरंत 2 GB और 5 GB जो हो जा रही है डाउनलोड ना, सब स्पेस का ही खेला है। 5G आ रहा है, अब 6 GB ना आ जाए, ठीक है। अगर स्टारलिंक और क्या नाम है इसका, टेस्ला का कंपनी का मालिक एलन मस्क वो रहे तो पता नहीं कुछ भी कर सकता है स्पेस में रिवॉल्यूशन। अभी अकेले यूक्रेन को सपोर्ट करने वाला एलन मस्क था। जब पूरे इंटरनेट काट दी गई तो उसने अपना स्टारलिंक के थ्रू सपोर्ट किया था यूक्रेन को, समझ गए। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है स्पेस में। और रशिया भी अभी इसी में बोला था कि हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गिरा देंगे, धमकी दिया था। तो यूएसए को लगा कि यार कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो अभी इंडिया स्पेस में आगे कर रहा है। कैसे कर रहा है? तो मोदी जी क्या किया पता है? प्राइवेटाइजेशन कर दिया स्पेस में भी। आप प्राइवेट कंपनी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते, उसको बुला रहे हैं एफडीआई की तरह। तो इसीलिए स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कहा जा रहा है कि इंडिया भी अब उसमें इन्वेस्ट करेगा और उसमें जाएगा। दूसरा, हम जो आदित्य मिशन चला रहे हैं उस पर भी बोला गया कि सिर्फ यूएसए की सपोर्ट रहेगी और इजराइल और यूएई सबों की सपोर्ट रहेगी उसमें। और स्पेस जो मलबा होता है ना, जैसे कैसे कूड़ा दिल्ली संवाद हो रहा है, कूड़े पे संवाद हो रहा है, उसी तरह स्पेस में भी आने वाले समय में संवाद होगा कूड़े पे, ठीक है, स्पेस का। तो उस पर भी चर्चा के लिए सबके लिए इंडिया, इजराइल और यूएई, ठीक है, यूएस सब मिलकर काम करेंगे। तो ये 4 सेक्टर तो आपको समझा दिए, चाहे तो इसका वो ले सकते हैं, ठीक है, फोटो खींच सकते हैं। अब आइए इस तरफ चर्चा करेंगे, इसीलिए अभी इधर आ जाते हैं, ठीक है। देखिए अब उसके बाद हम 4 चर्चा कर लिए। अब सबसे बड़ा चीज क्या जानते हैं? पहले कहता है, कैसे कहता है, दीदी भरा न भैया सबसे बड़ा रुपया। अब है दीदी भरा न भैया सबसे बड़ा सुरक्षा। और सुरक्षा के लिए क्या चाहिए आपको? हथियार। और हथियार का मालिक अभी कौन है? यूएसए। सबसे ज्यादा आर्म्स सेल करने वाला यूएसए है। बोलो इंडिया रशिया से खरीदता है, ठीक है, लेकिन बेचने वाला इसीलिए देख रहे हैं यूक्रेन का वार अभी क्यों नहीं कंप्लीट खत्म हो रहा। सोचता है अगर खत्म हो जाएगा तो फिर लड़ाएंगे नहीं तो हमारा बिकेगा कैसे, इसीलिए थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करता है, पूरा भी नहीं सपोर्ट करता है। बोला पूरा सपोर्ट करेगा तब तो हंगामा मच जाएगा। थोड़ा थोड़ा डिफेंस देते रहो, अपना पैसा कमाते रहो, ठीक है। यूक्रेन तो बर्बाद हो रही है, सबको बर्बाद करके जा रहा है। तो ये डिफेंस में क्या करेगा? इजराइल बोला हम क्या देंगे, देखिए तो अभी पैलेस्टीन पर अटैक किया तो पैलेस्टीन जब बम फेंकता था ना तो इसका एंटी एयर ड्रोन बन जाता था, ड्रोन टाइप का, ठीक है, जो ऊपर में मिसाइल था। तो बोला हम वो टेक्नोलॉजी देंगे। तो इंडिया बोला हमको क्या चाहिए? यूएसए बोला हम अपना आर्म्स देंगे। तो इंडिया सबसे तेज बोला कोई बात नहीं, हम अपना डिफेंस कॉरिडोर खोल लेंगे, वहां के सब इन्वेस्ट कर देना, ठीक है। यूएई बोला कि वेस्ट एशिया में जो भी जरूरत होगा हम फुलफिल करेंगे, हमारे पास भी आइए। तो डिफेंस में सब अपने अपना मिलकर काम कर लिया। अब आए मैरीटाइम सिक्योरिटी, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है इंडो पैसिफिक रीजन से, क्योंकि पैसिफिक पर 2 ही कंट्री का सबसे ज्यादा कंट्रोल, एक चाइना का और दूसरा यूएसए का, ठीक है। वो दोनों के अभी हम भी डेवलप कर रहे हैं। विक्रांत शिप ला चुके हैं, राजनाथ सिंह ने उसका इनॉग्रेशन कर दिया है, ठीक है। पहला इंडिजीनियस शिप होगा। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी में भी चारों मिलकर काम कर रहे हैं, इसीलिए इधर वाला फिगर जरूर देखिएगा। इतना तो हम समझा दिए अच्छे। अब इंडिया का क्या इंटरेस्ट है, किसमें किसमें? तो इंडिया का देखिए वेस्ट एशिया, क्योंकि ये एक तरह से कहा जाता है ना, आईटी यूटी एक तरह से वेस्ट एशिया क्वाड माना जाता है, क्यों पता है? ईस्ट एशिया में तो देखिए एक तरफ हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, ठीक है, यूएसए, ये तो ईस्ट एशिया की तरफ। तो वेस्ट एशिया की तरफ भी यूएसए ने दिमाग लगाया कि हम दो दुश्मन एक तरफ खड़ा कर, मतलब 2 क्या कहते हैं, पहरेदार कर सकते हैं, उधर का पहरेदार इधर का पहरेदार। तो 4 कंट्री उधर से मिल गया, 4 कंट्री इधर से मिल गया, तो दोनों साइड हमारा मजबूत हो गया। एक तरह से वेस्ट एशिया का चैलेंज है। बोले इंडिया का क्या इंटरेस्ट है भाई? देखिए इंटरनेशनल रिलेशन में ना भावनाओं से नहीं चलती, वहां स्वार्थ से चलता है, एकदम खुल के। अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तुम्हारा इंटरेस्ट होगा तो फिर आएंगे, भैया आप ही बहुत बड़े हैं। जैसे देख रहे हैं कभी इंडिया बोलता है रशिया के खिलाफ, कभी बोलता है यूएस के खिलाफ, और सबको सुनना पड़ रहा है अभी। क्यों? क्योंकि जानता है सबसे बड़ा मार्केट उभर के हमारा पॉपुलेशन जो है पता है ना कितना बढ़ गए हैं, शायद 140 करोड़ पार कर गए हैं, ठीक है। तो अब 140 करोड़ नहीं होंगे, अभी उतना नहीं पहुंचे हैं, 135-130 होंगे। तो देखिए इंडिया का क्या इंटरेस्ट है? सबसे बड़ा इंटरेस्ट है डायस्पोरा। हमारे पास तो जॉब है नहीं, तो हम दूसरे कंट्री जाते हैं कमाने के लिए।
तो वेस्ट एशिया में यूएई में सबसे ज़्यादा हमारा डायस्पोरा है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा वहाँ ज़्यादा डायस्पोरा है, तो हमारा इंटरेस्ट भी वहाँ हुआ। इसीलिए मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया था, किस लिए कि प्रचार कर दीजिए, तो भी हार गया। तो मोदी जी बेचारा 2 दिन तक फ़ोन नहीं किए थे, जब तक बाइडेन का फाइनल रिजल्ट नहीं आया था ना। आप देखे होंगे ट्वीट सबसे लास्ट में इंडिया किया था, क्यों पता है? क्योंकि ट्रंप का प्रचार करने मोदी जी गए थे और सोच रहे थे कहीं ट्रंप जीत ना जाए, और कुछ हो गई थी मशीन में, कुछ लेट से रिजल्ट आई थी, तो तब तक नहीं ट्वीट किया गया जब तक कि फाइनली बाइडेन जीत नहीं गया था। क्यों? क्योंकि हम ट्रंप का प्रचार किए थे। क्यों? क्योंकि डायस्पोरा सबसे ज्यादा है, ठीक है, समझ गए। दूसरा हमारी डिपेंडेंसी क्या है? ऑयल पे। हम वेस्ट एशिया में ऑयल के लिए डिपेंड है, पता है 80% लगभग हम लोग उधर से ही मंगाते हैं। तीसरा क्या है? फूड एक्सपोर्ट मार्केट। इसका सबसे बड़ा प्रभाव अभी देखे होंगे, क्या जानते हैं? अभी एक मुस्लिम वाला इशू आया था, हिंदू मुस्लिम का, कर्नाटका में, ठीक है। इतना बवाल मच गया कि सऊदी अरब वाला कि हम आपसे इंडिया से कोई सामान ही नहीं खरीदेंगे, यूएई भी बंद करने लगा। तो बहुत जल्दी यहाँ के जो है मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री ने स्टेप उठाया, क्या बोलते हैं कि सब सारा मामला बंद करो। हिंदू मुस्लिम मामला भी बहुत घट गई इसी कारण से ना, क्योंकि अगर हमारा सामान को बाहर बेचना है वेस्ट एशिया में, तो हिंदू मुस्लिम का कॉन्फ्लिक्ट घटाना ही पड़ेगा, ठीक है। हमारा एक्सपोर्ट मार्केट कौन बन रहा है? वेस्ट एशिया। सऊदी अरबिया हो, चाहे यूएई हो, चाहे ओमान हो, कोई भी, तो वेस्ट एशिया बहुत बड़ा मार्केट हमारा बन रहा है, ठीक है। तो फूड एक्सपोर्ट मार्केट है, तो इंडिया का इंटरेस्ट तीनों हो गया, डायस्पोरा हो गया, ऑयल डिपेंडेंसी हो गया, फूड एक्सपोर्ट, 3 में तो समझा दिए। अब चौथा है काउंटर चाइना इंटरेस्ट। ये सबसे बड़ा इंटरेस्ट है कि चाइना को काउंटर करने हमें तो कोई चाहिए ना, तो ये सब का संगठन रहेगा तो चाइना डायरेक्ट नहीं करेगा। डायरेक्ट देख रहे हैं अभी ताइवान पर चाह रहा है, लेकिन इंडिया इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, यूएसए भी सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए चाइना उतना कर नहीं पा रहा, नहीं तो अब तक कब्जा कर लेता। ये सब इंडिया का इंटरेस्ट है वेस्ट एशिया में, ठीक है। आप समझ गए होंगे। लिखना कैसे, कुछ भी हो, पहले इशू क्या है, क्या एरिया है, छोड़ो। इसमें तो पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सेप्ट है नहीं, क्या पॉजिटिव फायदा क्या घटा है। जब भी इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन होता है ना, तो क्वेश्चन के बेस पे आंसर चलता है, ठीक है। अब कुछ चैलेंजेज हैं, क्या चैलेंजेज है इस ग्रुप के साथ? चाइना बोला तुम लोग ग्रुप बनाना चाहते हो तो क्या हमारे पास नहीं है, हम भी 4 ग्रुप बना लेंगे। तो किसको किसको ग्रुप बना रहा है? तो जानता है यूएसए का अगेंस्ट कौन है? रशिया को खड़ा कर दो। इंडिया का अगेंस्ट कौन है? तो चाइना खड़ा हो जाएंगे। और यूएई सब में वेस्ट एशिया में अगेंस्ट कौन है? ईरान। तो हम बोलेंगे रशिया, चाइना, ईरान मिलकर ये सब हम लोग ना एक ग्रुप बना लेंगे, जो तुम्हारा जो ये आईटी यूट्यूब कर रहे हो ना, सब खत्म कर देंगे, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा चैलेंज है कि हमारा वाइल, रशियन वाइल, हमें अभी भी पता है कि रशिया के साथ इसलिए जुड़ जाते हैं रशियन वाइल, बोला वाइल ही सब बंद कर देंगे, अगर ज्यादा वो करोगे तो हम अपना शिफ्ट करेंगे। इसका एग्जांपल देख सकते हैं, यूरोपियन कंट्री में ऐसा हो रही है, जर्मनी को वाइल देने से वो कर दिया था गैस पाइपलाइन वाला इशू। तीसरा थ्रेट क्या है? मिलिटराइजेशन ऑफ कंट्री। अगर ये एक तरह से मिलिटराइजेशन हो रहा है, होगा, तो इधर वाले कंट्री में भी हो जाएगा। ये होगा तो बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। हम 3rd वर्ल्ड वॉर की ओर जा सकते हैं, तो जो कि अभी थोड़ा बहुत चल रहा है, कहीं इधर भी ना फैल जाए। क्योंकि याद कीजिए जब हम क्वाड मीटिंग किए थे तो चाइना ने हमको चेताया था, और हम नहीं माने तो गलवान वैली वाला इशू हो गया, पता है कितने आदमी मर गए थे। और चौथा स्पेस वार का टेंशन, और स्पेस वार सबसे खतरनाक वार होगा, क्योंकि उसमें कोई बचना मुश्किल है। तो ये सब इशू हमने डिस्कस कर लिया है, समझ गए होंगे। आईटी यूट्यूब पे लगभग कवर कर दिया है, और कुछ भी टॉपिक चाहिए तो अब एग्जाम हंटर के नीचे में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।